हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 6 स्टॉक्स के बारे में जो मेरे वॉच लिस्ट में है या जिनको मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ 2021 में बाई करने के लिए। और अगर मुझे मुझे इसमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसमें ज़रूर बाइंग करूँगा और मैं आपको भी एक तरीके से रिकमेंड करूँगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं उन 6 स्टॉक के बारे में आपको एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आ चुका है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरीके के और भी वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उन थीसिस पॉइंट की जो हमने ध्यान में रखा है इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते टाइम। मतलब जब हमने स्टॉक को जब सिलेक्ट किया तो वहाँ पे हमने कुछ क्राइटेरिया लगाए थे, अगर वो स्टॉक्स उन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तभी जो है हम उन स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो जो थीसिस पॉइंट क्या है या वो क्राइटेरिया क्या है, चलिए सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्राइटेरिया है कि वो जो कंपनी है वो एक ग्रोइंग सेक्टर से हो। ग्रोइंग सेक्टर मतलब एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो कंपनी को ग्रो करने का, ताकि जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अप्रिसिएशन मिले इन द टर्म्स ऑफ हमारे जो है स्टॉक्स प्राइस के। उसके बाद हमने उसमें ये भी ध्यान रखा है कि ग्रोइंग सेक्टर तो हो, उसके साथ साथ जो हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे वो एक मार्केट लीडर हो। उसके बाद जो थर्ड थीसिस पॉइंट हमने ध्यान में रखा है वो कि उस कंपनी के पास किसी न किसी तरीके का एक मोट हो। अब दोस्तों अगर मैं मोट बताऊं, जैसा अगर आपको पता होगा, मोट का मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो कंपनी के पास हो और जो उसकी कंपटीटर कंपनी है वो उससे कॉपी नहीं कर सके। इसका मतलब आपने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी के पास आपने कुछ ऐसा है, आपके उस कंपनी में कुछ एक तो ऐसी क्वालिटी है जो है आपके जो कंपटीटर आपसे कॉपी नहीं कर सकते, और शायद इसकी वजह से जो है आपका बिजनेस बिल्कुल अनइफेक्टेड रहता है, चाहे कितना भी कंपटीशन जो है आ जाए आपके उस बिजनेस में। तो ये हो गया मोट। उसके बाद जो फोर्थ थीसिस पॉइंट है, हमने जैसा कि सेम जो ऊपर के पॉइंट्स हैं, हमने एक इंडस्ट्री सेलेक्ट की है जो कि एक अंडर पेनिट्रेटेड है और उसमें भी हमने एक मार्केट लीडर को सेलेक्ट किया। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, मार्केट लीडर एक अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री में, ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो है मल्टीबैगर फाइंड करने का। तो हमने इस बात का खासा ध्यान रखा है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमने ध्यान रखा है जो आप पे रिस्क टू रिवार्ड है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए अगर आप इन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं तो। और ये देखिए रिस्क टू रिवार्ड हाई कैसे होगा, उसके लिए भी हमने एक बहुत ही खास चीज़ ध्यान में रखी है। और अगर वो मैं इसी इसी पॉइंट से जो डिस्कस करूंगा, ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। अब देखिए अगर आप जैसे हमने एक कंपनी सेलेक्ट करी जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री से है जो अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, मतलब अपॉर्चुनिटी तो आपकी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई, क्योंकि इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा जो है इसमें पेनिट्रेशन हुआ नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का। तो आपकी जो है रिवार्ड, रिवार्ड मतलब क्या, जो आपको अप्रिसिएशन मिलता है, जो आपका स्टॉक बढ़ता है, जो आपकी कंपनी ग्रोथ करती है वो है रिवार्ड। मतलब अगर यहाँ पे इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन कम है तो आपका रिवार्ड अपने आप जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड चीज़ है जो हमारा रिस्क, रिस्क को क्या करना है, कम करना है। ठीक, रिस्क टू रिवार्ड हाई होने का मतलब हुआ कि रिवार्ड ज़्यादा हो, रिस्क कम हो, राइट। तो रिवार्ड तो हमने देख लिया कि एक ऐसी इंडस्ट्री हमने ले रखी है जो एक अंडर पेनिट्रेटेड है, तो रिवार्ड अपने आप ज़्यादा हो गया। उसका रिस्क कैसे कम किया हमने, वो हमने कम किया मार्केट लीडर को सिलेक्ट करके। अब आपने मार्केट लीडर को सिलेक्ट किया उस इंडस्ट्री में, यानी आप अपने आप जो है रिस्क को अपने आप कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट लीडर अगर आपने सिलेक्ट किया तो आपकी कंपनी के गलत होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम है। मतलब अगर आपकी कंपनी डूब जाए या कंपनी जो है डिस्ट्रॉय नहीं, मतलब कंपनी का जो है बिजनेस खराब हो जाए, इसके बहुत कम चांसेज हैं क्योंकि आपने मार्केट लीडर को सिलेक्ट किया है। तो इस तरीके से आपका रिस्क टू रिवार्ड भी जो है ज़्यादा हो गया। उसके अलावा हमने कुछ टेक्निकल रीजन्स भी ध्यान में रखे हैं एज ए ट्रिगर पॉइंट। हो सकता है कुछ जो कंपनीज हैं उन्होंने अभी फिलहाल में ब्रेकआउट भी दिया है, तो हमने उसको भी ध्यान में रख के लिया है, ताकि अगर ब्रेकआउट पे, जैसा कि आपको पता है, अगर आप बाई करेंगे तो आपके आपके स्टॉक के एप्रिसिएशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया थीसिस पॉइंट, मतलब हमने कौन कौन सा स्टॉक सेलेक्ट किया है। और अगर एक बार हमने जब स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया तो उस स्टॉक के बारे में हम क्या क्या पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे, पहले चलिए वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम बता दें अभी आपको कि ये जो उसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, जो भी हम 6 कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उन सारे के सारे 6 स्टॉक्स पे। तो आप जो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी सबसे पहले वीडियो चाहिए। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी का नाम बताएंगे, उसके बाद कंपनी के स्टॉक्स और कंपनी के थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स देखेंगे, और उसके अलावा हम की ट्रिगर पॉइंट देखेंगे उस कंपनी में, कैसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जो मेरे को अच्छा लगा और जिसकी वजह से मैं कंपनी को भी बाई करने की सोच रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपको बताएंगे एक गुड प्राइस जहाँ पे आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम टेक्निकल एनालिसिस। और उसके साथ यही नहीं, हम केवल आपको बाई करने के लिए एक प्राइस नहीं बताएंगे, उसके अलावा हम बताएंगे कि आपको कैसे अपना जो है पोजीशन बिल्ड करना है उस स्टॉक में, उसके लिए हम आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, कभी भी आप जब को आपको बाइंग करनी होती है किसी स्टॉक में, आप एक बार में जाके तुरंत पूरी का पूरा स्टॉक तो बाई नहीं कर लोगे ना।
आप क्या करते हो, धीरे धीरे अपना उससे पोजीशन बनाते हो, पहले 10% या फिर 20%, जिस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आता है आप जो है अपना पोजीशन उसमें बढ़ाते जाते हो। तो उस स्ट्रैटेजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी जो है फॉलो करनी है अपना पोजीशन को बनाते टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों, पहला जो उसमें कंपनी जो हमने सेलेक्ट किया है इन 6 स्टॉक्स में, वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी HDFC ग्रुप से। तो अगर यहाँ पे हम इसके अगर की ट्रिगर पॉइंट की बात करें, ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिसपे बेसिस पे हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है, तो पहली बात की है कि सेक्युलर स्टॉक है। अब उसमें आपको बता दूं सेक्युलर स्टॉक क्या होता है, एक ऐसा स्टॉक जहाँ पे आपको अर्निंग विजिबिलिटी हो आपके नेक्स्ट 10 या 20 ईयर्स के लिए। अब जाहिर सी बात दोस्तों, अगर आप सोच के देखिए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, जब तक दुनिया में लाइफ है तब तक लोग इसका इंश्योरेंस तो करवाते ही रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से हो गया सेक्युलर स्टॉक। जैसे अभी आप मान लीजिए FMCG होता है ना, FMCG, अब देखिए चाहे कितनी भी मंदी आ जाए या मतलब लोगों की नौकरी चल जाए, लेकिन आदमी खाना पीना तो छोड़ेगा नहीं। अब सोप से नहाना धोना या डिटर्जेंट से कपड़े धोना ये सब तो छोड़ेगा नहीं, राइट। ये सब तो बेसिक नीड है। तो ये सब तो कंपनी, जो ऐसी कंपनी है जो इन सेक्टर्स में रहती हैं, उनकी कमाई होगी हो सकती है थोड़ी कम हो जाए मंदी के टाइम पे, लेकिन उनकी होगी। ऐसे स्टॉक को जो है हम सेक्युलर स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ का खासा ध्यान रखा है। तो HDFC लाइफ जो एक सेक्युलर स्टॉक है। उसका नेक्स्ट जो ट्रिगर पॉइंट है वो है कि ये एक मार्केट लीडर है, और किसमें, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 8% मार्केट शेयर के साथ। और यही नहीं, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली जो है LIC से जो है मार्केट शेयर को एक्वायर कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 63% मार्केट शेयर रख के बैठा हुआ है। LIC के पास 63% मार्केट शेयर है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के पास 8% का मार्केट शेयर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली जो है इनसे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं LIC से। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रिगर पॉइंट है। उसके अलावा हमने एक अगेन जो ट्रिगर पॉइंट है वो है जो इनका पेरेंटेज काफ़ी स्ट्रांग है और बिजनेस ग्रुप भी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर HDFC आपको पता होगा तो HDFC बैंक या उनकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है NBFC HDFC, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रह चुका है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जो है ये भी एक ट्रिगर पॉइंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो मेन ट्रिगर पॉइंट जो मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट किया है वो है जो लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है, वेरी लेस, बिलो 4%। मतलब अगर इंडिया में 100 लोग रह रहे हैं तो 4 लोग से कम लोग भी जो है इंश्योरेंस करवाते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइज ह्यूज है, जो कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि हमने पहले ऐसा सेक्टर जो है इंडस्ट्री से स्टॉक को सिलेक्ट किया जहाँ पे ग्रोइंग सेक्टर हो, मतलब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पेनिट्रेशन 4% से कम है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगेन ज़्यादा है। और उसके साथ साथ अगर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट लीडर भी हमने सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे देखा आपने एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में मार्केट लीडर है। तो जो हमने वो पॉइंट डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो फर्स्ट स्लाइड में, कि मार्केट लीडर इन एन अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री इज अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर फाइंडिंग मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पॉइंट फुलफिल हो रहा है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि अंडर पेनिट्रेटेड है, केवल 4% जो है यहाँ पे भी लोग इंश्योरेंस कराते हैं इंडिया में, उसमें ये जो है मार्केट लीडर कंपनी है। तो ये हमारे थीसिस पॉइंट को वैलिड बताता है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट जिसकी वजह से हमने सेलेक्ट किया है दोस्तों, देखिए सेम ग्रुप से अगर हम HDFC ग्रुप से ही बात करें तो इसमें से जो कुछ पहले कंपनी रह चुकी है, जैसे HDFC बैंक, उसके बाद HDFC का जो हाउसिंग फाइनेंस वाला जो है उसका केवल HDFC नाम है, HDFC, ये जो ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रह चुके हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, जब हम HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं तो हमें एक तो पछतावा होता है यार कि उस टाइम पे देखिए मतलब हमारे टाइम पे HDFC बैंक था नहीं, ये पहले ही आके निकल गया। अगर काश हम भी उस टाइम पे इन्वेस्ट करते रहे होते, या मतलब ये हमारे टाइम पे होता, तो हम भी जो है इसका फ़ायदा उठाते। तो दोस्तों अगर ऐसा आपको लगता है तो ये आपको जो है सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो HDFC लाइफ कंपनी अभी आपको मिल रही है ना, ये समझ लीजिए कि पुराने 10 से 15 साल पहले जो HDFC बैंक था, बिल्कुल वैसा ही हाल है इसका। समझ लीजिए कि आपको HDFC बैंक मिल रहा है 10 से 15 साल पहले। तो यहाँ पे जो है आप इसमें ज़रूर पोजीशन ले सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से HDFC बैंक अपने इनिशियल स्टेज पे आपको मिल रहा है, बस ऐसा समझ के जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद अगर कुछ और ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक दोस्तों, जैसे आप क्रॉस सेलिंग यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होती है यहाँ पे HDFC लाइफ में HDFC बैंक के द्वारा। जैसा दोस्तों आपको पता है HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक इसमें हो चुका है लगभग, और जो कस्टमर बेस जो इनका काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे जैसे जो कस्टमर यहाँ पे जाता है किसी और सर्विस के लिए, मान लीजिए वो बैंकिंग सर्विस के लिए जाता है, वहाँ पे अकाउंट खुलवाने या किसी और चीज़ के लिए जाता है, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ वो अकाउंट तो खोलते ही हैं, उसके साथ साथ जो है अपना ये HDFC लाइफ का जो है इंश्योरेंस इसको बेच देते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली देखिए हुआ क्या, कस्टमर तो गया था अपने बैंक की काम के लिए, लेकिन उसको इन्होंने जो है इंश्योरेंस बेच दिया अपना अलग से। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा होता है HDFC में, और शायद इसी का जो है ये लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। और अगर इसका एक ये भी देखा जाए तो ये बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी या हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, और उसका एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वो यही है कि जो है यहाँ पे क्रॉस सेलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अब तुम देखिए दोस्तों, अपने ही ग्रुप के बैंक से अगर
यहाँ पे क्रॉस सेलिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपकी कॉस्ट कटिंग तो हो ही रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा ट्रिगर पॉइंट है इस कंपनी को सेलेक्ट करने का। उसके बाद अगर हम टेक्निकल रीजन भी देखें तो ये स्टॉक जो है अभी ऑल टाइम हाई से जो है इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो उसकी वजह से भी मैंने जो है इस चीज़ को ध्यान में रखा है। तो वो भी जो है आगे जो कि इसका डिस्कस करेंगे चार्ट देखते टाइम पे। और इसके यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं स्टॉक के बारे में। यहाँ पे ये ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगा नहीं, आप मार्केट कैप देख सकते हैं, करंट प्राइस देख सकते हैं, हाई लो, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू। उसके अलावा ROE और ROCE भी अच्छा नंबर है। लेकिन एक जो चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, इस अगर स्टॉक का PE देखेंगे तो 102 है, मतलब स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और शायद यही वजह है दोस्तों कि मैं आपको जब बाई करने की यहाँ पे जब आपको प्राइस बताऊंगा तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ का खासा ध्यान रखा है कि स्टॉक जो है बहुत महंगा है, तो हम जो इसमें अपना जो पोजीशन है काफ़ी केयरफुली बिल्ड करें। मतलब एक ही बार में जाके पूरा का पूरा स्टॉक को नहीं बाई कर लेना है, काफ़ी ध्यान रखते हुए कि स्टॉक महंगा है उस हिसाब से हमने जो है पोजीशन को बिल्ड किया है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं पॉसिबल लेवल्स टू बाई का। अब देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट दिया है HDFC बैंक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप एक लेवल जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, जहाँ पे स्टॉक को पहले जो है रेजिस्टेंस मिला था, लेकिन अभी स्टॉक्स ने जो है यहाँ से जो है ब्रेकआउट दिया है सेम उसी लेवल से। तो मेरी जो पहली बाई होगी दोस्तों, मैं तो पहले इसी लेवल पर बाई करूँगा, ये मेरी पहली बाई होगी। तो वही मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है 647, ये लेवल है जो कि इसका पहले प्रीवियस ऑल टाइम आया था, और स्टॉक जो है उसको अभी ब्रीच करके लगभग अभी देखिए इसका करंट प्राइस लगभग 678 रुपीज़ है। तो जो मैं अगर पहला पोजीशन लूँगा तो मैं अभी स्टॉक का वेट करूँगा, ये 678 से करेक्ट होकर अगर 647 पे आता है जो प्रीवियस ऑल टाइम आया था, तो यहाँ पे मैं जो है अपना 25% बाइंग कर लूँगा। 25% बाइंग मतलब अपने पोर्टफोलियो का नहीं, 25% उसका जो हम टोटल HDFC में लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपको टोटल 1 लाख इन्वेस्ट करना है HDFC लाइफ में, तो जो है 25,000 में आप इन्वेस्ट करेंगे आप 647 पे। उसके बाद अगेन जब स्टॉक थोड़ा और अगर करेक्ट होता है तो 570 पे दोबारा फिर से 25,000, 25,000 एट 570। उसका जो बाकी का जो 50% है यानी लगभग 50,000, वो आपको इन्वेस्ट करना है 347 पे। तो ये होगा दोस्तों आपको अपना 100% कैसे जो है पोजीशन बिल्ड करना है इसमें, अगर स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन भी होता है। और ये मैंने ये लेवल इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिए हैं, क्योंकि स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा महंगा, जैसे आपने देखा 100 से ज़्यादा के PE पे अगर स्टॉक ट्रेड हो रहा है तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो इस वजह से हम अभी तुरंत जाके पूरी की पूरी बाइंग नहीं करेंगे, हम स्टैगर्ड मैनर में जो है अपनी बाइंग करेंगे। उसके अलावा अगर दोस्तों अगर आपको ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं जमता, मान लीजिए आपको नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस, तो मैं आपको जो सेकंड अप्रोच है वो फॉलो करने को बोलूँगा, वो है इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल। अब दोस्तों देखिए ये अप्रोच क्या होता है या मैं इसको कैसे फॉलो करता हूँ। मान लीजिए अभी स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है CMP, वहाँ से मैं बस वेट करूँगा कि स्टॉक एटलीस्ट 10 से 15% एक बार करेक्ट हो जाए, और जैसे ही 10 से 15% करेक्ट होता है वहाँ पे मैं अपनी जो है फर्स्ट बाइंग करूँगा। ठीक है, फर्स्ट बाइंग करूँगा, और फर्स्ट बाइंग करूँगा मैं कितना, यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया ना 647 25%, यहाँ पर मैं 25% नहीं करूँगा। फर्स्ट बाइंग मैं कर लूँगा हो सकता है केवल 10% का अपना 10%, मतलब लगभग 1 लाख इन्वेस्ट करना था तो मैं 10,000 लगा दूंगा अपना जो है फर्स्ट बाइंग में। उसके बाद फिर मैं देखूंगा स्टॉक अगर फिर से अगर 10% करेक्ट होता है तो फिर यहाँ मैं 10,000 और डाल दूंगा। मतलब हर 10% करेक्शन पे मैं स्टॉक्स को जो है 10,000 करके खरीदते जाऊँगा। तो इस तरीके से अगर 1 लाख मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं टोटल 10 इंस्टॉलमेंट में जो है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा। और सेम यही चीज़ जो है अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं वहाँ पे भी सेम यही अप्रोच फॉलो करूँगा। मतलब मैंने फर्स्ट बाइंग तो कर ली जो है 10,000 की लगभग, यहाँ से ऑल टाइम हाई से लगभग जब कुछ करेक्शन हुआ 10% का मान लो, तो उसके बाद मान लो जब स्टॉक फिर से अगर 10% ऊपर चला गया तो जैसे 10% ऊपर जाएगा मैं फिर से 10,000 रुपये की बाई कर लूँगा, राइट। उसके बाद अगर अगेन स्टॉक 10% ऊपर जाता है तो मैं जो है अपनी थर्ड बाइंग यानी अगेन फिर से 10,000, इस तरीके से जो मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा इस स्टॉक में, ताकि ग्रेजुअली मैं बनाऊंगा, जिससे मेरा जो एवरेज प्राइस होगा वो ना तो बहुत ज़्यादा हाई होगा ना ही बहुत ज़्यादा कम होगा, राइट। तो ये जो अप्रोच मैं इसमें फॉलो करूँगा, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अगर आपको मतलब अच्छा लग रहा है ये अप्रोच तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए लास्ट में करना तो आपको वही जो आपको ठीक लग रहा है, राइट। मैं जो कर रहा हूँ या मैं कैसे करता हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। तो आई होप कि ये आपको जो है एनालिसिस पसंद आया होगा टेक्निकल HDFC लाइफ इंश्योरेंस का, कि आपको कैसे पोजीशन बनाना है। अगर आप पर्टिकुलरली मेरी बात करेंगे तो मैं ज़्यादा ये फॉलो करूँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस आती है, मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख लेता हूँ, तो मैं जो है ये लेवल ज़्यादा फॉलो करूँगा। उसका जो सेकेंड नंबर पे कंपनी है जो मेरे वॉच लिस्ट में वो है इन्फो एज। अगर इसकी ट्रिगर पॉइंट्स की बात की जाए तो पहला दोस्तों ये एक इंटरनेट या ई कॉमर्स बिजनेस में है
सो यहाँ पे भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी आपको पता है इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी इंडिया में बहुत कम है, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी साइज है बहुत ज़्यादा ह्यूज है। उसके बाद जो सेकंड ट्रिगर पॉइंट है वो है कि जो इन्फो है, जो नौकरी चलाती है ना, नौकरी अगर आपको पता होगा, जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वाली कंपनी है, ये उसी को चलाने वाली कंपनी इन्फो है। तो अगर ये नौकरी की बात करें तो नौकरी जो है एक मार्केट लीडर है, लगभग 85% ट्रैफिक शेयर नौकरी को हो जाता है अगर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो। और इसके साथ साथ जो इनके जो इनकम वो रिकरिंग इनकम है। रिकरिंग इनकम का क्या मतलब है, जो हमेशा मतलब हर किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इनको मिलता रहता है, हो सकता है मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है ईयरली हो। तो ये जो है इनका एक ईयरली इनकम है, और ये काफ़ी अच्छा इनकम है। मतलब हर महीने जैसे हमने अगर नौकरी की हमने पेड सर्विस ले ली तो हर महीने हमको जो है पे करना पड़ेगा, या हो सकता है हम क्वार्टरली पर पे करें या ईयरली पे करें, डजंट मैटर, लेकिन हमको जो है हर एक फिक्स इंटरवल पे पे करना होगा। और सेम यही चीज़ हम तो पे करते ही हैं, मतलब कस्टमर तो पे भी करता है, उसके साथ साथ कंपनी भी जो है, जो कंपनी रिक्रूट करती हैं वो कंपनी भी जो है इन्फोएज को यानी नौकरी को ये पे करती हैं। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनकम यहाँ पे बन के आता है। उसके अलावा इन्होंने रिसेंटली IIM जॉब्स को भी .com को भी एक्वायर किया है। तो ये एक जो आपको पता है जो लोग MBA वगैरह करते हैं IIM से, उनके लिए एक जॉब साइट बनाई गई थी, तो यहाँ पे इन्होंने उसको भी एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे जो है इनका एक और ग्रोथ इंजन जो इनको मिल गया है। उसके बाद थर्ड जो चीज़ है वहाँ पे हम, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था, हम हर कंपनी में एक मोड देखते हैं, तो यहाँ पे भी एक मोड देखेंगे दोस्तों। अगर जैसे HDFC लाइफ में मैंने बात नहीं किया था मोड, तो HDFC लाइफ में आप देख सकते हैं पहले तो उनके पास ये इतना बड़ा ब्रांड है वो भी एक मोड है। उसके बाद जो वहाँ पे जो क्रॉस सेलिंग हो रही थी वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोड ही था। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में जो है मोड की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन्फोज को एक एडवांटेज मिलता है फर्स्ट मूवर होने का, और जिसकी वजह से इसको नेटवर्किंग इफेक्ट का एक मोड मिलता है। अब आपको पता, आप सोच रहे हैं नेटवर्किंग इफेक्ट क्या होता है, तो चलिए मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप व्हाट्सएप क्यों चलाते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है, या व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा फास्ट है, या ऐसे ही कुछ रीज़न आप बोल सकते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों ये हो सकता है एक रीज़न हो, लेकिन मेन रीज़न ये नहीं है कि हर कोई जो है व्हाट्सएप चलाता है। उसका मेन रीज़न कुछ और है, और मेन रीज़न ये है कि आपको जिससे बात करना है, मतलब आपके जो फ्रेंड या रिलेटिव लोग हैं वो सब के सब जो है व्हाट्सएप पे हैं। तो अगर आप चाहें भी तो कुछ कोई और एप्लीकेशन नहीं चला सकते हैं, आपको मजबूरी में व्हाट्सएप ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो दोस्त या फ्रेंड्स लोग हैं जिससे आपको बात करनी है वो खुद ही व्हाट्सएप चला रहे हैं। अब देखिए, कहने को तो हाइक है, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन अब कोई हाइक चलाता ही नहीं है। अब जब जाहिर सी बात है, अब जिससे आपको बात करनी है वही हाइक नहीं चला रहा है, तो हाइक डाउनलोड करके भी आप क्या कर लोगे। अगर वो सामने वाला बंदा व्हाट्सएप चला रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर आपको उससे बात करना है तो आपको भी व्हाट्सएप चलाना पड़ेगा। और शायद यही रीज़न है कि व्हाट्सएप जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और सेम रीज़न यहाँ पे जो है नौकरी के साथ भी है। अब नौकरी में जब से क्या हुआ था, नौकरी एक फर्स्ट मूवर है, मतलब सबसे पहले नौकरी में जो है ये चीज़ स्टार्ट करे थे ऑनलाइन, ये रिज्यूमे डाल के नौकरी लेने की किसी कंपनियों से। अब देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब कंपनी ने अपना स्टार्ट किया वेबसाइट, तो यहाँ पे जो कस्टमर आया, कस्टमर ने जो है अपनी रिज्यूमे यहाँ पे डाल दी उसकी कंपनी में, राइट। अब यहाँ पे जो कंपनी थी जिसको रिक्रूटमेंट करनी थी, उसने देखा यार कि यहाँ पे रिज्यूमे पड़ा हुआ है इस वेबसाइट से, वो लोग यहाँ पे रिज्यूमे आए, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और जो है कंपनी नौकरी लग गई यहाँ पे लोगों की। अब जब इस चीज़ को यहाँ पे लोगों ने देखा, तो लोगों ने और जो है अपना रिज्यूमे डाला है इसी नौकरी पे। फिर कंपनी ने देखा कि यार रिज्यूमे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनी अब कहीं और सिलेक्शन के लिए क्यों जाए। कंपनी भी यहीं से आती है, सारा रिज्यूमे देखती है, अपने जो उनको पसंद आते हैं वो एम्प्लॉय अगेन सेलेक्ट करके लेके चली जाती है। अब ऐसे क्या हुआ कि एक सर्किल बन गया, राइट। जो कस्टमर है वो जाके रिज्यूमे डालता है अपना नौकरी पे, कंपनी भी यहीं पे आती है। अब कंपनी इसलिए आती है क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा रिज्यूमे यहीं मिल जाता है, तो सबसे आसान रहता है उसको हायरिंग करने का, तो कंपनी यहीं आती है। अब जाहिर सी बात, जब कंपनी सबसे ज़्यादा यहीं पे आती है तो कस्टमर भी सबसे ज़्यादा अपना रिज्यूमे यहीं पे डालता है, क्योंकि उसे भी आसानी है, जल्दी से उसको नौकरी मिल जाता है। और इस तरीके से एक साइकिल बन गया है। और एक साइकिल जो इसके कंपटीटर इसको जो है, मतलब एक तरीके से तो कंप्यूटर के लिए लगभग नामुमकिन हो गया इनसे कम्पीट करना। और शायद यही रीज़न है कि इनके पास एक स्ट्रांग मोट है नेटवर्किंग इफेक्ट का नौकरी के पास। इसी वजह से आप देखिए तो 85% ट्रैफिक शेयर जो है ये लेके बैठे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक ट्रिगर पॉइंट है इसके लिए। और उसके बाद अगर हम एक और ट्रिगर पॉइंट की बात करें, तो जिनका मैनेजमेंट बिल्कुल क्लास मैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ, अगर बिजनेस मनी जो है उनको इन्वेस्ट करने की बात करें, तो खास करके जो अगर ये जो इंटरनेट या ई-कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको जो है इंटरनेट और ई-कॉमर्स बिजनेसेस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझ है इनके जो प्रमोटर्स हैं। और शायद यही वजह है कि ये जो मनी जो अपना इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे काफ़ी वाइडली इन्वेस्ट करते हैं। और शायद अगर आपको पता होगा तो इन्फोएज नौकरी के बहुत सारे स्टार्टअप हैं, इन्होंने कई सारे स्टार्टअप में जो है पैसे अपने
इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब प्रमोटर, कंपनी तो चलाना इनको आता ही है, कंपनी चलाने के साथ साथ इनको जो है पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये भी इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है प्रमोटर की। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि जोमेटो में आपको पता होगा, पॉलिसी बाजार में, पैसा बाजार में, ये कुछ ऐसे फेमस स्टार्टअप है जहाँ पे इन्होंने काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जैसा हमने बताया था कि क्लास मैनेजमेंट है, इनको पता है मनी कैसे इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज के नाम के साथ भी। उसके अलावा अगर हम कुछ और इनकी सब्सिडरीज की बात की जाए, एक 1990 एकड़ सब्सिडरीज है जो कि ऑनलाइन जो रिटेल वगैरह सेलिंग होती है ऑनलाइन, उसमें जो है कैटर करते हैं और वहाँ पे 55% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। उसके अलावा इनका एक सब्सिडरी जीवन साथी .com, अगर जीवन साथी में आप देखिए तो ये लोग थर्ड प्लेयर हैं, थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पे भी ये देखिए काफ़ी अच्छा है जो है इनका सब्सिडरी कर रहा है। उसके अलावा अगर और भी अगर देखा जाए तो जैसे हमने बताया कि ये इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो और उसके साथ साथ ये स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करते हैं। अभी जैसे फिलहाल इन्होंने सू कनेक्ट या शॉप किराना नाम के इन्वेस्टर्स में स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, और ऐसे वेंचर कैपिटल जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पता होगा, अगर आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल होनी चाहिए, लगभग मतलब लाखों में समझ लीजिए, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख ऐसे, या इवन करोड़ तक, तभी आप जो है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। और तो इसका मतलब हम लोग जैसे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग तो स्टार्टअप में कभी भी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल है नहीं। तो जो है वेंचर कैपिटल जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक्सपोजर जो है हमको मिलता है इनडायरेक्टली इन्फोएस से। मतलब ये जो इन्फोएस का जो एक इनका एक वेंचर कैपिटल है जिससे ये लोग अपना स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम लोगों ने इन्फोएस में एक्सपोजर लिया हुआ है, मतलब खरीदा हुआ है कंपनी को, तो इनडायरेक्टली हमें भी जो है एक्सपोजर मिल रहा है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है और वैलिड पॉइंट है इन्फोएस के लिए। अगर उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे डिटेल्स, इन्वेस्टिंग कंपनी डिटेल्स, मतलब इन्फोएज ने कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ, तो ये सारी कंपनीज हैं। यहाँ पे मैं वैल्यूज आपको पढ़ के बताऊंगा नहीं, यहाँ पे मिलियन में ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं और परसेंटेज वाइज इनकी होल्डिंग कितनी है। अगर यहाँ पर जैसे सबसे ऊपर आप देख लीजिए उनकी मेन इन्वेस्टिंग है, वो है जोमेटो। जोमेटो अगर आप देखेंगे तो लगभग 15-20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और परसेंटेज वाइज देखिए होल्डिंग तो लगभग 26% का स्टेक इन्होंने होल्ड कर रखा है जोमेटो कंपनी में। तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर कंपनी के थोड़ा बेसिक डिटेल्स किया अगर आप यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे आप कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं, उसके बाद करंट प्राइस, हाई लो देख सकते हैं, और एक चीज़ आप देखिए ROCE और ROE निगेटिव है, यानी कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। और अगर कंपनी का आपको PE देखा है तो PE भी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, और इसकी वजह से क्योंकि कंपनी एक अभी लॉस मेकिंग है। और उसका रीज़न जो है कुछ नहीं, बस इसकी दो ही कंपनी जिसकी वजह से कंपनी लॉस मेकिंग है, वो है एक जोमेटो और एक पैसा बाजार। अगर उसके बाद अलावा अगर नौकरी की बात करें दोस्तों, तो नौकरी इनके लिए कैश का हुआ काफ़ी ज़्यादा कैश जनरेट करके देती है, और जो नौकरी से ही जो है ये पैसा निकालते हैं और सारे बिजनेस में जो है लगा रहे हैं। तो अभी से मैंने बताया पॉलिसी बाजार या पैसा बाजार और जोमेटो की वजह से कंपनी जो है अभी लॉस मेकिंग है ओवरऑल, इसकी वजह से इनका ROCE ROE निगेटिव है और P यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। क्यों? क्योंकि जब तो आपको पता होगा स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है स्टार्टिंग में, जब स्टार्टअप ग्रो करना होता है। तो अभी ये जो काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में है, इनका जो काफ़ी ज़्यादा कई सारे स्टार्टअप हैं, इसकी वजह से जो है यहाँ पे इनका पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम टेक्निकल्स देखेंगे इनके, और उसके बाद अगर हम बाइंग लेवल की अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो मेरे को कुछ ज़्यादा खास सपोर्ट यहाँ पे दिखा नहीं, तो प्राइस से तो मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है इंडिकेटर्स में जैसे मूविंग एवरेज का मैंने इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं मूवीज एवरेज की हेल्प लूँगा, तो अगर मैं एक आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये 20 डे का मूविंग एवरेज जो लाइट ब्लू कलर है, अगर उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे जैसे वो गया है ना, स्टॉक ने लगभग उसको हमेशा जो है रिस्पेक्ट किया है, ऑलवेज उसको रिस्पेक्ट किया, मतलब 20 डे के हमेशा लगभग ऊपर रहा है या उसके आसपास ही अगर स्टॉक ट्रेड हुआ है। अगर आप देखिए इस टाइम देखिए, ये जो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है, स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा अगर कुछ पॉइंट देखिए, अगर यहाँ पे देखिए टच करके ऊपर चला गया था, यहाँ पे भी देखिए टच करके ऊपर गया हुआ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर 20 डेज़ पे आया जो है टच करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 20 डेज़ पे जो है मूविंग एवरेज पे जो स्टॉक रिक्वेस्ट करता है, तो मेरी जो पहली बाइंग होगी वो तो सेम इसी पे हो जाएगी यार, 20 मूविंग एवरेज पे 20 डे के 15%। मतलब अगर मेरे को 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 15,000 रुपये तो मैं इसके 20 DMA पे ही इन्वेस्ट कर दूंगा, जो कि भी आपको दिख रहा है लगभग 45 रुपये के आसपास। उसके बाद अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज देखिए, तो स्टॉक हमेशा 50 डे, ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये है 50 डे की मूविंग एवरेज, लगभग 4100 के आसपास। मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, 4100 के आसपास 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। अगर स्टॉक देखिए तो हमेशा जो है 50 डे के ऊपर ही रहा है यहाँ, अगर यहाँ भी देख लीजिए,
यहाँ पे खैर इस रीजन को बात नहीं करेंगे, ये तो क्योंकि ये जो मार्च में फॉल हुआ था जब दो लोअर सर्किट लगे थे निफ्टी में, ये उस टाइम का पीरियड है। तो इसको एक बार इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे टेक्निकल्स तो क्या ही काम करेंगे यार, अगर मार्केट में इतनी बुरी तरीके से पिटाई हो रही है तो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसने हमेशा जो है 50 डेज़ के ऊपर ये ट्रेड हुआ है, तो इसको ज़्यादा हमेशा इसने जो है रिस्पेक्ट किया है। तो मेरी जो सेकेंड बाय होंगी मतलब 25% मैं 50 DMA पर खरीदूंगा, यानी 50 DMA लगभग जो है 4100 के आसपास है। तो यहाँ पर मैं अपना 25,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। उसका जो बाकी का मेरा 60% है उसको मैं डालूंगा अपना 200 DMA पे। यहाँ पे देखिए 200 DMA तो कंपनी ने हमेशा ही जो है स्टॉक ने इसको रिस्पेक्ट किया है। कभी भी इस पर 200 के मूविंग एवरेज पे कभी भी स्टॉक आया ही नहीं है, केवल यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार कोरोना के पीरियड टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था तो। और अगर मैं लेवल की बात करूँ तो लगभग 3200 है, 200 मतलब जो है 200 मूविंग एवरेज। तो मतलब मेरे को जो लास्ट 60% मेरे को जो बाई करनी है 60,000 की, वो मैं 3200 के आसपास या 3000 के आसपास मैं बाई करूँगा। उसके अलावा अगेन जो सेकेंड अप्रोच मैं हमेशा बात करता हूँ इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं पता है, थोड़ा टेक्निकल नहीं पता है तो। और उसमें आपको मैंने क्या बताया था कि आपको करंट मार्केट प्राइस से वेट करना है 10 या 15% के करेक्शन का। जैसे ही करेक्शन होता है वहाँ पे आपको 10% जाके अपनी बाइंग कर लेनी है। 10% मतलब 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये के लगभग आपको बाइंग कर लेनी है। उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक्स 10% ऊपर या नीचे जाता है, अगर ऊपर जाता है तभी भी आपको बाइंग करनी है, अगर नीचे जाता है तभी आपको बाइंग करनी है। इस तरीके से आपकी स्टैगर्ड मैनर में बाइंग हो जाएगी और जो है आप अपना पोजीशन जो है बिल्ड कर लोगे स्टॉक में। एक ही प्राइस में नहीं आप करोगे, इससे क्या होगा आपका जो एवरेज प्राइस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपका एवरेज प्राइस नीचे जाता जाएगा, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपका जो एवरेज प्राइस भी ऊपर होता जाएगा, लेकिन उसी रेट से होगा। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा अप्रोच लगता है, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ये अप्रोच ठीक लग रहा है तो आप भी यही अप्रोच जो है फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड कंपनी है जो हमने सेलेक्ट किया है वो है टाटा कंज्यूमर, और ये टाटा ग्रुप की कंपनी एक FMCG कंपनी है। तो यहाँ पे भी एक सेकुलर स्टॉक है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, FMCG भी एक सेकुलर स्टॉक है। लोग खाना पीना बिस्किट या कपड़े धोना साबुन से नहाना ये सब नहीं छोड़ेंगे, राइट, कितना भी मंदी आ जाए, तो ये भी एक तरीके का सेकुलर स्टॉक है। उसका जो सेकंड ट्रिगर पॉइंट है इस कंपनी को सिलेक्ट करने का, एक पेरेंटेज इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एथिकल है, टाटा ग्रुप से कंपनी है। उसके बाद ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है अपने FMCG के कुछ सेगमेंट में, जैसे साल्ट में, टी में, कॉफ़ी में। जैसे आपको पता है टाटा साल्ट है, ये इसमें लीडर है, मार्केट लीडर है। उसके बाद टी में भी, टाटा टी में भी, टाटा कॉफ़ी में भी, यहाँ पे भी जो है एक मार्केट लीडर है। ये देख सकते हैं जिस भी सेक्टर्स में ये ऑपरेट करते हैं उसमें एक मार्केट लीडर है। तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मोट है ये अपने आप में। अगर आप एक मार्केट लीडर है पूरे के पूरे सेगमेंट में तो यही अपने आप में जो है काफ़ी बड़ा मोट होता है। उसका जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। उसके साथ जो इनके कस्टमर है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं नेचर में। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। कुछ कस्टमर्स ये टी या कॉफ़ी ऐसा होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्ट स्पेसिफिक होता है। लोग क्या होते हैं इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कोई कॉफ़ी या चाय पी रहे हैं तो आप उसके एडिक्टेड होंगे। अगर आपको दूसरी कॉफ़ी या दूसरे टेस्ट की कॉफ़ी दे दी जाए तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। तो एक बार जो कस्टमर इनके जो किसी भी ब्रांड से अगर मान लीजिए किसी भी ब्रांड का टी या कॉफ़ी इस्तेमाल करता है तो वो उससे ज़्यादा जो है स्टिकी हो जाता है, वो उसको ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं करता है। और इसकी वजह से क्या है जो है इनके जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांडेड कस्टमर्स कहलाते हैं। और यहाँ पे इनको जो है इसकी वजह से प्राइसिंग पावर भी मिल जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे इन्हें 1 या 2 रुपये बढ़ा भी दिया कॉफ़ी का दाम, तो चूँकि कस्टमर एडिक्टेड है उस कॉफ़ी के टेस्ट का, तो जो है उससे कभी स्विच नहीं करेगा वो 1-2 रुपये के लिए। तो यहाँ पे इनको प्राइसिंग पावर मिल जाती है उसकी वजह से। तो ये भी जो है अपने आप में काइंड ऑफ मोट ही है इस कंपनी के लिए। उसके बाद देखिए कंपनी जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी है आपके एस्पिरेशन पॉपुलेशन का और कंजप्शन बूम का। दोस्तों अभी आपको पता है इंडिया में कंजप्शन बूम जो आ रहा है और आगे जाने के बाद ये कंजप्शन बूम बहुत ही बड़ा होने वाला है दोस्तों। और उसके साथ जो हमारी जो पॉपुलेशन अभी यंग पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशनल है। और दोस्तों अगर इसको मेरे को अगर आपको समझाना हो तो मैं सीधे आपको एग्जाम्पल, आप खुद अपना एग्जाम्पल एक देख सकते हैं कि आपके अभी जो बच्चे हैं या आपके घर पे जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको आप अपने बचपन से अपने चाइल्डहुड से कंपेयर करेंगे तो उनका जो एस्पिरेशन है आपसे कहीं ज़्यादा होगा, उनका जो कंजम्पशन है वो आपके हिसाब से कहीं ज़्यादा होगा। अगर आप कंपेयर करेंगे, ये मान लीजिए आपके यहाँ पे फादर जी थे और यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे नीचे जो है आपका चिल्ड्रन है। तो अगर इनकम की बात की जाए तो आपके फादर के इनकम से जो है आपका इनकम उस रेट से इंक्रीज़ नहीं हुआ है जिस रेट से आपके बच्चे का जो है कंजम्पशन रेट हुआ, मीन कंजम्पशन जो है इंक्रीज हुआ है या उसका एस्पिरेशन चेंज हुआ है। मतलब आपकी जो इनकम बढ़ी वो उस रेट से नहीं बढ़ी आपके फादर के कंपैरिजन में, लेकिन आपके जो है बच्चे का एस्पिरेशन और उसका जो कंजम्पशन है कहीं ज़्यादा रेट से बढ़ा है जिस रेट से आपकी सैलरी बढ़ी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर ये बात होती है कंजम्पशन बूम इंडिया में आने वाला, तो ये झूठ बात नहीं है।
आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने घर पे अपने जो आसपास के जो छोटे बच्चे हैं, जो नए जनरेशन के, उन पे आप देख सकते हैं। कंजम्पशन बूम इज़ रियल, ये आने वाला है और जो एस्पिरेशन है वो बढ़ने वाला है दोस्तों, और इस तरीके की कंपनियों का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मेरे को इस कंपनी में लगी थी जब मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था। उसके अलावा अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो लगभग 36% जो कंपनी के बिजनेस वो बाहर से आता है। 64% इंडिया स्पेसिफिक है लोकेशन वाइज, 36% बिजनेस जो है बाहर से आता है, लाइक यूके यूएसए से। तो यहाँ से आपको एक तो पता चल कि यहाँ पे कंपनी की ग्लोबल रीच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कंपनी मतलब एक ही लोकेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है डाइवर्सिफाइड कंपनी है लोकेशन वाइज पे। तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया कंपनी का मेन जो बिजनेस अभी साल्ट टी या कॉफ़ी में है, लेकिन इसके अलावा जो है कंपनी पर्सनल केयर, होम केयर और डेयरी, इन सब प्रोडक्ट्स में भी आने वाली है। अब जाहिर सी बात दोस्तों, अगर कंपनी इन सब सेक्टर्स में अभी है नहीं, अगर इसमें आएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का यार पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 1.3 बिलियन, लगभग 130 करोड़ लोग हैं यार वहाँ पे। तो कंजम्पशन तो वैसे बहुत ज़्यादा होगा, और उस सेक्टर्स में अगर ये आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनके लिए अपॉर्चुनिटी साइज ह्यूज है। हालांकि एक बात जरूर है कि यहाँ पे इनका कंपटीशन जरूर है। देखिए अब जाहिर सी बात है पर्सनल केयर या मैं डिटर्जेंट, सोप, साबुन, अगर इन सब सेक्टर्स में आओगे तो यार यहाँ पे आपका डायरेक्टली कंपटीटर है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। लेकिन फिर भी जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो अपॉर्चुनिटी साइज इतना बड़ा है कि आप अगेन यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर HUL भी रहे और टाटा कंज्यूमर भी रहे तो दोनों जो है साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाने वाले लोग ही इतने हैं यार। आई मीन कहने का मतलब ये यार, आप बेचते बेचते थक जाओगे लेकिन जो है खाने वाले कम नहीं होंगे। तो ऐसी हालत भारत में, समझ जाइए। तो दोनों कंपनी एक साथ भी सर्वाइव कर सकती है, HUL, टाटा कंज्यूमर भी। तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार इतना बड़ा कंपटीटर HUL, तो हो सकता है कि टाटा कंज्यूमर कंपनी फेल ही हो जाए यार। उसके बाद अगर कुछ और ट्रिगर पॉइंट्स की बात करें तो हमने अभी देखा होगा, न्यूज़ अगर फॉलो करते हैं तो रिसेंटली इन्होंने बिग बास्केट को और 1 मिलीग्राम जो कंपनी है स्टार्टअप से, इनको जो है इन्होंने एक्वायर किया है। अब देखिए वो बिग बास्केट की वजह से इनको जो है ऑनलाइन ग्रोसरी में एक्सपोजर मिल रहा है। उसके बाद अगर 1 मिलीग्राम की वजह से इनको जो ऑनलाइन फार्मेसी में भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक नया ग्रोथ इंजन जो है इनका स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा इन्होंने अपना जो है सुपर ऐप लॉन्च किया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर्स को। अब ये जो दोनों चीज़ इन्होंने किया है ना, ये जो एक्विजिशन और ये जो जो लॉन्च किया सुपर ऐप, इन दोनों की वजह से जो ये इंडियन रिटेल इंडस्ट्री को कैटर करना चाहते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइज अगेन बहुत बड़ी है। अब देखिए दोस्तों, अभी अगर आपको पता होगा तो रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को जो है एक्वायर कर लिया है, राइट? क्यों? क्योंकि फ्यूचर ग्रुप यानी बिग बाजार इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट रिटेल जो है चेन है, रिटेल ब्रांड है। तो यहाँ पे क्योंकि इनको पता है कि अपॉर्चुनिटी सब बहुत ज़्यादा है। और अगर यहीं पे देखें तो अमेजन भी जो है फ्यूचर ग्रुप से उनकी भी एक कुछ डील थी, राइट? तो अभी अमेजन और रिलायंस दोनों में जो है कोर्ट का मैटर चल रहा है। दोनों भी जो है कुछ तो इनका प्रॉब्लम है फ्यूचर ग्रुप के साथ। इन्होंने बोला था हमने पहला डील किया था, इन्होंने बोला नहीं, डील हमारे साथ फाइनलाइज हुआ है। अब देखिए दोस्तों, दो बड़ी कंपनियां जो है रिटेल सेगमेंट के लिए लड़ रही हैं इंडिया में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ पे इंडिया में है। और उस कंपनी का डायरेक्टली फायदा यहाँ पे टाटा कंज्यूमर को भी होने वाला है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और शायद ये भी टक्कर दे सकते हैं आराम से रिलायंस या अमेजन जैसे ब्रांड को। और उसके अलावा जो कंपनी के यहाँ बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आप देख सकते हैं। कंपनी का करंट प्राइस 602 रुपीज़ का, मार्केट कैप लगभग 55,000 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पे अगर ROE और ROC देखिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अच्छा नंबर नहीं है, क्योंकि जैसा अभी पता है कंपनी पहले ये टाटा जो है टाटा बिवरेज करके एक कंपनी थी, और उसके बाद एक टाटा केमिकल कंपनी थी। तो जो सॉल्ट वाला बिजनेस था ना, सॉल्ट वाला, ये जो है टाटा केमिकल्स में था। तो अभी अभी जो है टाटा केमिकल से निकल के टाटा साल्ट जो है टाटा बिवरेज में आ गया, और उसी को जो है रीनेम करके इन्होंने ये बना दिया है टाटा कंज्यूमर। तो मतलब अभी नया नया बिजनेस फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इतने अच्छा आपको नंबर दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा वो आपको स्टॉक का PE 63 का है, यानी स्टॉक अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा दिख रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो हम बाइंग करेंगे तो हमारा जो अगेन स्टैगर बाइंग होगा, किसी एक ही लेवल पर जाके हम जो है बाइंग नहीं कर लेंगे ब्लाइंडली। तो चलिए थोड़ा सा इसका टेक्निकल्स देखते हैं और लेवल्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आप जो है स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट वाइज मैंने यहाँ पे ये आपको 5 लिस्ट दिए हुए हैं, आई मीन 5 प्राइसेस दिए हुए हैं जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। आपको पहली बाइंग करनी है 592 पे 10%, उसके बाद 500 पे 10%, उसके बाद 460 पे 20%, 400 पे 30%, 327 पे 30%। उसमें भी देखिए रीजन यहाँ पे लगभग 592 जो है अभी अभी एक छोटा सा जो है टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप टेक्निकल फॉलो करते होंगे तो राउंडिंग बॉटम से। उसके बाद जो 500 मैंने दिया है नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे, अगर ये जो बॉटम बना था लगभग उसी के आसपास का प्राइस दिया मैंने। और उसके बाद अगेन ये जो चार्ट से ही मैंने कुछ सपोर्ट दिया है 327, तो इसका जो है सबसे निचला सपोर्ट है जो इसने मार्च के फॉल के टाइम पे लगभग बनाया था। और उसके बाद अगर आपको
एक तो आप दोस्तों ये लेवल आपको याद रखना है, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलरली मैं फॉलो करूँगा, मैं इन्हीं जो लेवल्स पे बाई करूँगा। या उसके अलावा अगर आपको सपोर्ट वगैरह नहीं जमता, आपको नहीं पता है, तो जैसा कि अगेन मैं हर वीडियो में डिस्कस करते आ रहा हूँ, मतलब पिछले जो स्टॉक्स के मैंने डिस्कस किया था, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल अप्रोच, आपको ये फॉलो करना है। इसमें जैसा आपको बताया, अगेन मैं आपको बताता हूँ, आपको करंट मार्केट प्राइस से 10 से 15% का करेक्शन देखना है। अगर एक बार ये करेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे आपको पहली बाइंग कर लेनी है अपनी 10% की फर्स्ट बाइंग, राइट। अब इसमें एग्जाम्पल से अगर आपको बताऊँ, मान लीजिए अभी स्टॉक का प्राइस 600 है। अब इसमें मैं बताता हूँ कि आपको 10% अगर मान लीजिए करेक्शन हो जाता है, 10% मतलब 60 रुपये से करेक्शन हो गया, तो लगभग 540 पे आप जो है फर्स्ट बाइंग कर लेंगे आप। और फर्स्ट बाइंग करेंगे कितना आप, 10% का, 10% मतलब लगभग 10,000 रुपये का, राइट। और उसके बाद फिर से अगर 540 से अगर स्टॉक फिर से करेक्ट हो जाता है 10% का, यानी लगभग 50 रुपये फिर से मान निकाल लीजिए, लगभग 480 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पे अगर आप जाके 10% जो है बाइंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक स्टैगर बाइंग, जो आपको इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल। और सेम अप्रोच, अगर स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे भी आपको फॉलो करना है। 10% अगर ऊपर चला गया तो आपको 10% और खरीद लेना है। अगर फिर से 10% ऊपर चला गया तो 10,000 रुपये की बाइंग और कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स को नीचे जाए तभी भी जो है स्टैगर बाइंग करनी है, स्टॉक ऊपर जाए तभी भी जो है आपको एक लेवल पकड़ के स्टैगर बाइंग करती जानी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे लेवल भी हमने डिस्कस कर लिया। आप अगर चाहें, अगर आपको ये लेवल ठीक लग रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैं बताता हूँ, मैं हमेशा पर्टिकुलरली मैं जो है सपोर्ट वाले प्राइस को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, सॉरी, मैं हमेशा जो है सपोर्ट वाले लेवल्स को ही फॉलो करता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल अप्रोच। लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया, अगर आपको टेक्निकल्स नहीं पता है तो आप इस वाले को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इस एक ही वीडियो में मैंने पूरे 6 स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर 6 के 6 इसमें डिस्कस करूँगा तो शायद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, आप देखते देखते बोर भी हो जाओ। तो अगेन वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, सेकेंड पार्ट में मैं जो है जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उस वीडियो को लाइक करना लाइक ज़रूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वो जो सेकंड वीडियो आपके साथ मिस ना हो। तो अगेन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।